हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्टार्ट करते हैं 16 जून का द हिंदू डिस्कशन। आज 8 बजे आपको क्यूज भी मिलेगा। इससे 5 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो वहाँ पर कुछ हम जो फिल्म्स बेस्ड एकदम एक्सक्लूसिव ऐसे क्वेश्चंस होते हैं या टॉपिक होते हैं, वहाँ पर हम देखेंगे। तो उससे पहले अभी हम देखते हैं अगेन पेपर वाइज कि किस तरीके से हमें यहाँ पर आज का क्या कंटेंट रहता है, और जो भी चीज़ें इंपॉर्टेंट है यहाँ पर टू द पॉइंट हम उसको देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर एक न्यूज़ है 5G स्पेक्ट्रम के लिए। तो इसका एलोकेशन होने वाला है इस महीने यानी कि जुलाई में ही। तो यहाँ से रिलेटेड एक न्यूज़ है। तो बेसिकली ये न्यूज़ में कुछ चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो याद ये रखना है कि इसमें एक चीज़ ये याद रखिएगा कि यहाँ पर जनरेशन लिखा हुआ है, और जनरेशन कौन सी जनरेशन कब आई थी, और इसका स्पीड कितना होता है किस जनरेशन में। ये इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि कुछ साल पहले इंफ्रारेड के बारे में पूछा गया था, और इंफ्रारेड के स्पीड के बारे में पूछा गया था। इसका रेंज क्या होता है इसके बारे में पूछा गया था। ओके, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये आपका एक प्रीलिम्स के हिसाब से काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ हो जाता है, और इसके अलावा इसमें और कुछ क्वेश्चन बनता नहीं है। ठीक है, तो कौन से ईयर में कौन सा जनरेशन और क्या इसकी स्पीड होगी, ये आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर। और ये मेनली प्रीलिम्स का ही क्वेश्चन है, मेंस में इसका कोई मतलब नहीं है इन स्पीड और ईयर्स का। ओके, तो प्रीलिम्स के हिसाब से आपको ध्यान रखना है। हो सके तो आप नोट करते चलिएगा, कहीं एक नोटबुक बना लीजिएगा, वहां पर ये चीज सब चीजें नोट करते चलिएगा पॉज करके वीडियोस। चलिए नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पे। हम यहाँ पर आर्ट एंड कल्चर से रिलेटेड एक है यहाँ पर, यानी कि जीएस फर्स्ट के पेपर से बिलोंग करता है। तो यहाँ पर बताया गया कि ओचोरा काली एक रिचुअल है जो कि केरला के कोल्लम डिस्ट्रिक्ट में मनाया जाता है। बेसिकली ये जो रिचुअल है ये मनाया जाता है टू कमेमोरेट द बैटल बिटवीन ईस्ट वेल किंगडम ऑफ कायामकुलम एंड अम्बाला पूजा। ठीक है, तो ये दो किंगडम थे, उनके बीच में जो लड़ाई होती है उसको ये सिग्निफिकेंस या उसको इंडिकेट करने के लिए मनाया जाता है, जिसमें मेन या बॉयज जो होते हैं वो वॉरियर की तरह ड्रेस होते हैं, और मॉक बैटल होता है। मॉक बैटल मतलब इमेजिनेशन बैटल। आप जैसा कि फिगर में देख पा रहे हैं, ये कोई सच्ची में तो लड़ाई है नहीं, एक इमेजिनेशन होता है, उस चीज को मॉक किया जाता है। ओके, और ये जो होता है मलयालम जो मंथ होता है मिथुनाम, उसके फर्स्ट 2 डेज में ये मनाया जाता है। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट चीजें कहाँ पर, फर्स्ट कोलम केरला में, किन किंगडम के बीच में ये हुआ था, तो ये दो किंगडम आपको याद रखने हैं। ओके, इसमें वॉरियर की तरह लोग जो होते हैं वो ड्रेसअप होते हैं, ध्यान रखिएगा, फीमेल का इसमें एंगेजमेंट नहीं है। और ये मधु नाम के फर्स्ट 2 डेज को मनाया जाता है यहाँ पे मलयालम मंथ के। तो ये इंपॉर्टेंट है फिल्म्स के हिसाब से। अब मेंस में सिर्फ इसका ही नाम देके पूछा नहीं जाएगा, क्योंकि मेंस के हिसाब से क्वेश्चन इस तरीके से बनता नहीं है, लेकिन फिल्म्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको ये नजर आता है। ठीक है, तो अगेन इसको आप नोट करके रखिएगा। नेक्स्ट चलते हैं यहाँ पर GS2 में। यहाँ पर इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो चीज़ें हैं इसके बारे में एक आर्टिकल दिया हुआ है। तो मेनली ये श्रीलंका इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में है। तो आपको पता है कि श्रीलंका में भी इकोनॉमिक क्राइसिस चल रहा है, और चीज़ें काफ़ी स्थिति जो वहाँ पे सही नहीं है। तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि श्रीलंका में जो इकोनॉमिक क्राइसिस है ये किस तरीके से एक अपॉर्चुनिटी की तरह है कि इंडिया श्रीलंका के साथ ज़्यादा इंगेज हो सकता है। क्योंकि आप जानते हैं पिछले कुछ समय में श्रीलंका चाइना के साथ काफ़ी एक्टिवली इंगेज था, और यहाँ तक कि इंडिया, श्रीलंका और जापान का एक ट्राइलेटरल प्रोजेक्ट भी था, जिसको श्रीलंका ने चाइना के इन्फ्लुएंस में कैंसिल कर दिया था। ओके, तो कहीं ना कहीं जो रिलेशन थे उतने अच्छे नहीं थे इंडिया के, लेकिन इकोनॉमिक क्राइसिस के बाद चाइना ने साइडलाइन ले लिया, तो इंडिया ने यहाँ पर इंटरवेन करना स्टार्ट किया है। तो यहाँ पर ऑदर का करना है कि इंडिया के पास काफ़ी अपॉर्चुनिटी है कि अपने पड़ोसी के साथ काफ़ी एक्टिवली इंगेज होकर यहाँ पर रिलेशन को बेहतर बना सकते हैं। तो इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट यहाँ पर बताए गए हैं। तो इस इकोनॉमिक क्राइसिस में इंडिया ने किस तरीके से यहाँ पर श्रीलंका की मदद की है। इंडिया की पॉलिसी भी रही है नाइबरहुड फर्स्ट पॉलिसी, और इसके तहत इंडिया ने करीब $3.5 बिलियन का एड भी दिया है, जो कि फूड, हेल्थ और एनर्जी सेक्टर में काम किया जाएगा। साथ ही साथ इंडिया ने लाइन ऑफ क्रेडिट भी दिया है, जो कि $55 मिलियन का है, जो कि यूरिया के प्रोक्योरमेंट के लिए यूज किया जाएगा, क्योंकि वहां पर भी पैडी कल्टीवेशन का समय आ रहा है जिसके लिए यूरिया की जरूरत है। तो इंडिया ने लाइन ऑफ क्रेडिट $55 मिलियन का यहाँ पर दिया है। इसके साथ साथ ही इंडिया ने कुछ प्रोजेक्ट भी वहां पर स्टार्ट किए, जैसे वेस्ट कंटेनर टर्मिनल प्रोजेक्ट है, और त्रिनकोमाले ऑयल टैंक फार्म
प्रोजेक्ट है। इसके अलावा और भी कई सारे एनर्जी प्रोजेक्ट जो है इंडिया ने वहाँ पर स्टार्ट किए हैं। ओके, तो इंडिया के ये कंट्रीब्यूशन हाल फिलहाल में जो रहा है ये आपको देखने को मिलता है। अब अगर ये कहता है कि यहाँ पर कुछ अपॉर्चुनिटीज है और इंडिया को इंगेज करने के लिए, जैसे कि ईस्ट कोस्ट का डेवलपमेंट, किसका, श्रीलंका का ईस्ट कोस्ट। तो श्रीलंका का ईस्ट कोस्ट खास करके त्रिनकोमाले और बाटिकोला बेल्ट जो है उसको डेवलप करने की जरूरत है। तो इंडिया इसका प्रोजेक्ट ले सकता है, जहां पर टूरिज्म, ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन सब का काफी पोटेंशियल वहां पर देखने को मिलता है। साथ में उधर ये भी कहते हैं कि एक और अपॉर्चुनिटी ये है कि श्रीलंका और साउथ इंडिया को एक्टिवली इंगेज किया जाए। तो साउथ इंडिया के जो स्टेट्स हैं, खास करके तमिलनाडु, केरला, ओके, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इन लोग को एक्टिवली इंगेज किया जा सकता है श्रीलंका के साथ, क्योंकि वहाँ पे कल्चर भी है, दोनों का लगभग एक जैसा है। ओके, तो यहाँ पर ये भी यहाँ पर ऑथर के द्वारा बताया गया है। तो मेंस के पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स के पॉइंट से भी ये इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, जीएस2 में इंटरनेशनल रिलेशन में कुछ पॉइंट ये ऐड कर लीजिएगा, जहां पर भी आपका नोट्स होगा इंडिया और श्रीलंका वाला, उसमें इसको कुछ यहाँ से ऐड कर लेना है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। यहाँ पे बात करते हैं हम स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट की। तो बेसिकली इस इंस्टीट्यूट ने अपना एक एनुअल रिपोर्ट या एनुअल बुक पब्लिश किया है, जिसमें इन्होंने कुछ आउटकम्स बताए हैं। उसको जानना आपके लिए जरूरी है। किस चीज के लिए? बेसिकली प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो इस स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट में ये कहा गया है कि इंडिया इज द टॉप वेपन इंपोर्टर ड्यूरिंग 2017 टू 21। तो ये करीब जो 4 से 5 साल है, इसमें इंडिया टॉप वेपन इंपोर्टर की तरह यहाँ पर इमर्ज हुआ है। और इंडिया के अलावे जो टॉप 5 में आते हैं, सऊदी अरेबिया, इजिप्ट, चाइना और ऑस्ट्रेलिया है। तो ये सभी मिला के 5 कंट्री जो हुई है, ये टोटल ग्लोबल आर्म्स इंपोर्ट का 38% सिर्फ इन्हीं का कंट्रीब्यूशन रहता है। ओके, तो यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको, जैसे कि ये पॉइंट हो गया, यहाँ पर मेंस लिखने के लिए आ सकता है, डिफेंस में आप लिख सकते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी में कुछ क्वेश्चन आ सकता है, तो वहाँ पे लिख सकते हैं आप। ओके, तो बेसिकली जीएस पेपर 3 में इसका आपको यूज देखने को मिल सकता है। इसके अलावा इस रिपोर्ट में कुछ काउज ऑफ कंसर्न भी बताए गए हैं कि क्या क्या भी प्रॉब्लम्स है। तो इसमें 3 प्रॉब्लम्स की बात की गई है। एक तो चाइनीज अमेरिकन रिवैलरी की बात की गई है, ओके, जिससे कि इनस्टेबिलिटी आ रही है। साथ ही साथ कहा जा रहा है कि मल्टीपल कॉन्फ्लिक्ट्स में स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर्स जो है वो इसमें शामिल हो रहे हैं, जिसमें अब नॉन स्टेट एक्टर्स यानी कि जैसे कि एनजीओ वगैरह हो गए, ये भी अब एनजीओ का भी यूज किया जाता है इनस्टेबिलिटी लाने के लिए। एक चीज याद रखिए, तो ऐसा नहीं है कि एनजीओ सिर्फ शांति के लिए काम करते हैं, ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी होते हैं। इसके अलावा बहुत सारे नक्सल्स हो गए, टेररिज्म हो गया, ये सब चीजें भी इसमें काम करती हैं। इसके अलावा इसमें क्लाइमेटिक एंड वेदर हजार्ड्स को भी शामिल किया गया है। ओके, तो ये कुछ पॉइंट जहां पर प्रीलिम्स और मेंस में लिखने के लिए डिफेंस या फिर इंटरनल सिक्योरिटी में आपको मिल सकता है। तो जीएस पेपर 3 में इसका आपको थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन देखने को मिल जाएगा। तो ये आपको याद रखना है, लिख लीजिएगा वीडियो को पॉज करके। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर कुछ शॉर्ट न्यूज है जो देखने को मिलेगा, जैसे कि यूएस फेड ने अपनी इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दिया है 75 बीपीएस टू टेम इन्फ्लेशन को कम करने के लिए। तो अब डायरेक्ट तो आपसे पूछा नहीं जाएगा कि यूएसए ने अपना इंटरेस्ट रेट बढ़ाया है, क्योंकि वैसे तो ये बहुत बार चेंज होगा आपके अगले एग्जाम तक। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट क्या है। तो जब यूएस अपने रेट्स बढ़ाता है तो उसका इंडिया पर क्या इफेक्ट देखने को मिलता है, इसका थोड़ा सा कमेंट में बताइएगा। ठीक है, यूएसए जब अपनी यहाँ की इंटरेस्ट रेट को बढ़ाता है तो उसका इंडिया पे क्या इफेक्ट होता है, इंडिया की करेंसी पे क्या इफेक्ट होगा, इंडिया का स्टॉक मार्केट पर क्या इफेक्ट होता है, ओके, इंडिया के एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर क्या इफेक्ट होता है। थोड़ा सा कमेंट में आप बताइएगा, मुझे भी पता चलेगा कि आप कितना जानते हैं। ओके, और क्वेश्चन में इसी तरीके से पूछा जाएगा, वो ये नहीं पूछेंगे कि यूएसए ने कितना बढ़ा दिया है। ओके, तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो थोड़ा सा आप कमेंट में इसको बताइएगा दो लाइन में। चलिए, यहाँ पर एक और बात की गई है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा एक रिपोर्ट लाया गया, इसमें भी कहा गया है कि ग्लोबल ऑयल डिमांड 2% तक राइज करेगा 2023 तक। और इसका सबसे बड़ा जो कारण है रशिया यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है, उसकी वजह से जो रशियन सप्लाई पर बैन लगाया गया है, सैक्शन लगाया है, जिसकी वजह से जो सप्लाई है वो कम हो गई है। ठीक है, तो ये यहाँ पर बातें की गई हैं। अगेन इसको आप नोट करते रहिएगा, छोटे छोटे पीस ऑफ
जो पेपर है ना वो लूज शीट्स में इसको नोट करते रहिएगा, ऐड करते रहिएगा। ध्यान रखिएगा, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। और जो शाम में क्यूज होगी उसमें हम और जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं चर्चा करेंगे। शाम में जो क्यूज होगा 8 PM पर आपका आएगा, उसमें एक पर्सन है उनकी डेथ हुई है, इसके बारे में भी हम वहाँ पे चर्चा करेंगे। ओके, और इसके अलावे और भी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो वहाँ पे हम ऐड करेंगे, तो सारा न्यूज़पेपर का ही रहेगा, तो वहाँ से और चीज़ें ये ऐड हो जाएंगी। ठीक है, तो आई होप यहाँ पर क्लियर होगा, बहुत ज़्यादा न्यूज़ नहीं है। आर्टिकल जो एडिटोरियल में भी था, एडिटोरियल में कोविड-19 से था कि अब फिर बढ़ रहा है तो क्या है क्या नहीं है, तो ये सब बेकार चीज़ें हैं। अब इसका कोई सिग्निफिकेंस अब कोविड-19 का उतना रहा नहीं है, और वैसे भी कोविड-19 पर अब आपको इतना मिल चुका है कि अब आर्टिकल्स में कुछ ऐसा नहीं है। फिर एक पॉवर्टी का आया हुआ है, पॉवर्टी में एनएसएसओ ने एक रिपोर्ट जारी किया था इंडियन कंज्यूमर के ऊपर, इंडियन कंज्यूमर रिपोर्ट के ऊपर, या कंज्यूमर बिहेवियर, कंज्यूमर एक्सपेंडिचर रिपोर्ट के ऊपर, जिसको गवर्नमेंट ने नकार दिया, उसको रिजेक्ट कर दिया गया है। तो जब गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया तो फिर इस रिपोर्ट का कोई मतलब नहीं होता। हाँ, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा कि इन्होंने जो रिपोर्ट जारी किया था उसका नाम क्या था, उसका नाम था कंज्यूमर एक्सपेंडिचर रिपोर्ट। ठीक है, तो कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर क्या होगा, किस तरीके से है, वो इसमें बताई जाती है। तो एनएसएसओ ने इसमें कहा था कि 2011-12 के बाद जो कंज्यूमर का एक्सपेंडिचर है ना वो डिक्लाइन हुआ है। अब सरकार कहती है कि डिक्लाइन नहीं हुआ है, जीडीपी तो इंक्रीज हो रहा था। जब जीडीपी इंक्रीज हो रहा था, लोगों की इनकम बढ़ रही थी, तो फिर एक्सपेंडिचर डिक्लाइन कैसे हो सकता है? तो इस बेसिस पर गवर्नमेंट ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया है। तो बेसिकली याद रखिएगा कि एक रिपोर्ट है, जिसको कौन पब्लिश करता है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, बाकी डेटा इंपॉर्टेंट अब नहीं हो जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट ने रिजेक्ट कर दिया तो फिर डेटा अब इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। बट कौन सा ऑर्गेनाइजेशन इस रिपोर्ट को करता है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये सब क्यूज में हम अगेन वहाँ पे शामिल करेंगे, तो वहाँ पे आप इसको कर सकते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं शाम में क्यूज के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।